नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जब मैं 5 साल का था तब से मेरी मंजू मौसी हमारे घर में काम करती थी। मंजू मौसी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वह घर के कामकाज में एक्सपर्ट थी। वह हर काम बड़ी सावधानी और पूरा मन लगा के करती थी। वह हमेशा मुझे बड़े प्रेम से रखती थी। वह मेरा हर काम करती थी। वह समझने को तैयार ही नहीं थी कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर खिलाया है, मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर मंजू मौसी ने मुझे ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर हैरान हो गया। दोस्तों कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मौसी को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मज़ेदार कहानी जानने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा उसका मेरे प्रति नज़रिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए लंदन चले गए। इसी बीच माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेज दी। दूसरे दिन सुबह के 8 बजे घर की बेल बजी तो मम्मी पापा लंदन चले गए थे। इसलिए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक पतली सी औरत खड़ी है। दिखने में गोरी थी। वह बोली, घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है ना? मैंने कहा हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। उस औरत को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लिया। मैंने उसे घर की रसोई दिखाई, लेकिन वह औरत कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकली। उसे तुरंत पता चल जाता था कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैं अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि घर पर नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी को काम से छुट्टी का समय आया, उसने कहा, अनिल, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे चेहरे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक कामकाजी महिला है, आपकी दूसरी पहचान क्या होगी? इस पर वह बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर ज़रूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली मौसी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम मंजू है। मैंने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मंजू मौसी को मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने भेजा था। यह मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मंजू मेरी मौसी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती है, और मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन मुझे उसका नाम याद था, इसलिए जैसे ही मंजू मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उसके स्पर्श में माँ का एहसास हुआ। मैंने उससे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपनी मंजू मौसी से मिला था, इसलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शाम के 7 बज रहे थे तो मैंने मंजू मौसी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, आप अब जा सकती है। कल समय पर काम पर आ जाइएगा। इस पर वह बोली, अनिल बेटा, मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मुझे 1000 कम वेतन भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए एक कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि हमारे घर में कई कमरे खाली हैं, उसे एक कमरा दे दो। अगर वह कमरे में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो वह तुरंत ला कर दे देगी। तुम्हें भी कोई छोटा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वह अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ दे दी और अपने माँ के कमरे में कपड़े चेंज करने को बोल दिया, और मैं बाहर आ गया। लगभग 15 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि मुझे उनके कमरे से चार्जर लेना था। मैं भूल गया था कि मौसी वहाँ हैं। मौसी मेरी माँ की साड़ियाँ बदल कर पहन रही थी और मुझे बोली, अनिल, आओ मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब मंजू मौसी देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वह 35 साल की थी, लेकिन वह बिल्कुल 20 साल की जवान लगती थी। कुछ ही देर में वह मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। वह पुरानी साड़ियों में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर आए हुए 7 दिन हो गए थे। फिर मंजू मौसी ने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया।
जो हमेशा मैं अपने मोबाइल में फ़ोन में व्यस्त रहता था। अब मुझे अपने बचपन की यादें आने लगी। मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी उसने मुझसे कहा कि अनिल, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी, क्योंकि मैं आपके बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। मुझे उनके हाथ से नहाने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं अब बड़ा हो चुका था। मौसी से कहा, नहाने का काम छोड़ दीजिए, बल्कि आप देखिए कि आज नाश्ते में बनाना क्या है। मेरे बार बार मना करने पर भी वहाँ मुझे नहाने के लिए जिद करती रही। चाहे वह कितना भी तोड़ दे, मैं उनसे नहाना नहीं चाहता था, और मैंने वही किया। मैं बाथरूम से बाहर आया। मैंने देखा मंजू मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे हाथ से नहीं नहाए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे गीले बाल पोंछने दो। मैं उनके सामने अपना सर झुकाकर और उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया। वह मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे लिए वह मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उसके साथ बहुत खुले विचारों वाला था। मैं उनसे कहता था कि आप इस घर को अपना घर समझे। मैंने उनसे जो कहा, उन्होंने मुझे गौर से सुना। वह हमारे घर में ऐसे रहने लगी जैसे वह उसका अपना घर हो। शाम को मैं दोस्त के साथ जन्म पार्टी के मैं जा रहा था। फिर मंजू मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर वह बोली, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी मंजू मौसी को कई बार ले जाओ। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपको बाहर घुमाने के लिए ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस बाहरी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती है? उसने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। उसने मुझे यह सहमति दी। फिर मैंने उन्हें माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी पहनकर तैयार होने के लिए कह दिया, क्योंकि वह पार्टी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें, क्योंकि मौसी की सुंदरता तुरंत मेरी नज़र खींच ली। मुझे लगा कि वह उम्रदार है, लेकिन वह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे से माँ की साड़ी नहीं बल्कि उनकी साड़ी पहनकर आई थी, और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वह दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 35 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। उनकी सुंदरता पर मेरी नज़रों ने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मंजू मौसी चलने लगी, उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से फिसल गया और वह गिर गई। अब उनकी सुंदरता की खुशबू चारों ओर मेरे आंगन में फैल गई। मैं एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था, लेकिन मौसी पड़े पड़े अजीब ठहाके लगाते हुए हंस रही थी। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। तब मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मेकअप किया है, जिससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही है, यह सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप इस हील वाले सैंडल को ना पहने, अन्यथा मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एड़ी वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों पार्टी में पहुँचे तो मेरी नज़र मौसी के उस पर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्त को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वह गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका है। उन्होंने गलतफहमी दूर करने के बजाय और भ्रम पैदा कर लिया था। मेरे सभी दोस्तों से मंजू मौसी ने बताया कि मैं अनिल की दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी दिखने को लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अपने दोस्तों को यह बताकर थोड़ी भावुक होना चाहती थी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर साफ देख रही थी। तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने यह कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी कहा है ठीक कहा है। मुझे भी कुछ भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें जानती हूँ। जब तुम 1 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधे कहा कि अब तो तुम्हारी दोस्ती का विषय छेड़ गया।
तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अब वह मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपको मेरी मौसी बनने की उम्र भी डिलीट करें और आपको मौसी कहने की मेरी उम्र भी बीत गई। फिर वह कहने लगी, फिर तुम मुझे मंजू कहकर बुलाना, यह ठीक रहेगा ना? 35 साल की महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन देखने में एक खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसलिए तो मेरे मुंह से मंजू झट से निकल गया। अपना नाम सुनकर किसी नई निवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम बातें करते हुए घर पहुँचे और अब हम दोनों थक गए थे, इसलिए घर पहुँचते ही हम अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन असमंजस में था कि बाजार जाने से पहले कौन सी शर्ट पहने। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछना कौन सी पहननी चाहिए, तभी मौसी कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझसे फ़ोन रखने को कहा। फिर उसने कहा कि जब तुम्हारी मौसी घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर तुम मुझसे यह भी पूछ सकते हो, मेरी पसंद उतनी बुरी नहीं है। फिर मौसी ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर बाज़ार के लिए निकल गया। उस रात मौसी मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा सर तेल से मालिश कर देती हूँ। जैसे ही उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। माँ के पास यह सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसी तेल मालिश करी थी। वह तो अपने आप में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज मंजू मौसी अपने हाथों से मेरी तेल मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ रही गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मौसी मेरे कमरे में सो रही है। जागते ही मैंने उनसे कहा, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, कल जब मैंने तुम्हें तेल मालिश की थी तो मेरी भी आंखें लग गई, तो मैं यहीं नीचे पड़े गद्दे पर सो गई थी। आज सुबह मौसी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था, तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती? क्या तुमने कभी मालिश नहीं की? मैंने उनसे यही नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता। इन सब के विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरी मौसी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते के टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी। मम्मी पापा दोनों घर आ गए थे। माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नज़र भी मेरी तरह मंजू पर थी। उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वह और भी खूबसूरत लग रही थी। पापा की नज़र से हटाने के लिए मैं पापा के गले से लग गया। माँ मंजू को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मंजू उनके गले से लग गई। उसी दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग तरह से मंजू की ओर देखते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। उनका इस तरह से देखना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन मंजू मौसी अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ और था। मंजू मौसी मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपका अनिल। इस पर मंजू बोली, तुम इतने अचानक से, बताओ कुछ काम था? तो मैंने कहा, नहीं मौसी, कोई काम नहीं था, हमने आज ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम किसी बात से समस्या हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे सेवा के लिए हूँ। फिर मैं तुरंत उसके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह 11 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं बना था। मंजू हर दिन मेरे लिए 9:30 बजे नाश्ता लाती थी। आज 11 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी, इसलिए मैं रसोई में यहाँ देखने गया कि नाश्ता में देरी क्यों हो रहा है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि मंजू अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वह बोली, तेरे पापा
आगे कुछ कहने वही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सिर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए हैं तब से पापा की बुरी नज़र मंजू पर थी। मैं उस पर उनकी बुरी नज़र देख सकता था। मंजू सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी बल्कि वह हमारे बीच तो दोस्ती ही हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि 2 दिन में पापा ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे मंजू को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधे मंजू के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पिताजी मंजू कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे नोट रखे थे। कहीं पापा ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मंजू मम्मी पापा से कह रही थी कि जब तक मैं अनिल से नहीं मिलूंगी मैं घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद वह मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उसके कमरे में चला गया। फिर मैंने पापा से कहा, आप मंजू के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो वही मम्मी भी कमरे में आ गई। जब उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो उनका चेहरा फीका पड़ गया। माँ और पिताजी के चेहरे पर और अधिक परेशानी नज़र आने लगी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कह रहे थे, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ क्या हो रहा है और आपने मंजू के साथ क्या किया है। तभी मंजू मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर मंजू मौसी कहने लगी, अनिल तुम ही हो घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते चुप रही। मंजू ने कुछ वाक्य कहा और मेरी गर्दन से चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी बुरा करोगे मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब मैंने मंजू से कहा, बेहतर हो आप यहाँ से चले जाओ। अचानक मंजू मेरी माँ पर चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं अनिल को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूँगी। फिर वह कहने लगी, अनिल तुम अपने अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बेटी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम तुलसी है। तुम्हारी तुलसी कुछ साल पहले इस घर में काम करती थी। उसने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, उनमें से एक को मालिक ने गोद लिया था। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छी देखभाल करूँगी। मैंने मंजू को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उससे कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, आप मेरी मौसी भी होगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। आप गलत कह रहे हैं कि यह मेरे माता पिता नहीं हैं। आप उन्हें धमकी दे रही है कि आप उन्हें सच बता देंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। वह मुझे खोने से डरते थे क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आगे मुँह से इसे सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरा माता पिता ने मुझे मेरे सोच से भी अधिक जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी मौसी को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने छुटकारा पा लिया क्योंकि उसकी देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उनसे कुछ साल पहले अपने माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया। उन्होंने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की। उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए थे, इसलिए आज उसकी हालत खराब थी। मौसी ने इधर उधर से चोरी करके पैसे कमा कर ही अपना मनोरंजन किया और अब भी वह मेरे माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए ही आई थी। उसने कुछ गहने चुरा लिए थे। वह उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरे माता पिता से 12 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे मना कर दिया। इसलिए माँ और पापा उसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे। उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन से उसके प्रति प्रेम निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए मंजू को पैसे दिए थे, लेकिन वह उन पैसों का प्रबंध ठीक से नहीं की और वह मेरे बड़े भाई को उचित परवरिश न दे सकी।
अगर उन्होंने समय रहते ही अपने पैसे और समय की कद्र की होती तो आज उनका बेटा बेहतर रास्ते पर होता और निश्चित रूप से उतना ही बड़ा नाम रोशन करता। लेकिन मौसी ने ना तो उसे अच्छे संस्कार दिए और ना ही अच्छी शिक्षा दी, इसलिए आज उन्हें झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। पैसे से भी अधिक मूल्यवान संस्कार है। यह बच्चों का भविष्य तय करता है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं और क्या सिखाते हैं। झूठ चाहे एक बार बोला जाए, पर बार बार झूठ का रास्ता हमेशा बुरे रास्ते पर ही ले जाता है। आपके बच्चे कहीं वही करते हैं जो आप करते हैं, इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो और किसी को धोखा मत दो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।